प्रिय विद्यार्थियों, मैं सुबोधि सिंह कसाना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान। आज हमारे अध्ययन का टॉपिक राजनीतिक दल रहेगा। हम राजनीतिक दलों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। राजनीतिक दल का आशय जानेंगे। राजनीतिक दल एक राजनीतिक संस्था है जो राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने, उसे बनाए रखने का प्रयत्न करता है। इसके लिए प्रायः वह चुनाव की प्रक्रिया में भाग लेता है। राजनीतिक दलों का अपना एक सिद्धांत या लक्ष्य विजन होता है जो प्राय लिखित दस्तावेज के रूप में होता है। विभिन्न देशों में राजनीतिक दलों की अलग अलग स्थिति व व्यवस्था है। कुछ देशों में कोई भी राजनीतिक दल नहीं होता, कहीं एक ही दल सर्वे सर्वा होता है, तो कहीं मुख्यतः 2 दल होते हैं, किंतु बहुत से देशों में 2 से अधिक दल होते हैं। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का स्थान केंद्रीय अवधारणा के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल किसी समाज व्यवस्था में शक्ति के वितरण और सत्ता के आकांक्षी व्यक्तियों और समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे परस्पर विरोधी हितों के बीच में सामंजस्य, अनुशासन रखने के प्रमुख साधन रहे हैं। इस तरह से राजनीतिक दल समाज व्यवस्था के लक्ष्यों, सामाजिक गतिशीलता, सामाजिक परिवर्तनों के अवरोधों और सामाजिक आंदोलनों से भी संबंधित होते हैं। राजनीतिक दलों का अध्ययन समाजशास्त्री और राजशास्त्री दोनों ही करते हैं, लेकिन दोनों के दृष्टिकोणों में पर्याप्त अंतर है। समाजशास्त्री राजनीतिक दल को सामाजिक समूह मानते हैं, जबकि राजनीतिज्ञ राजनीतिक दलों को आधुनिक राज्य में सरकार बनाने की एक प्रमुख संस्था के रूप में देखते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों को सरकार का चौथा अंग कहा जाता है। हूवर ने प्रजातंत्र यंत्र के परिचालन के लिए राजनीतिक दलों को तेल के तुल्य माना है। लॉर्ड ब्राइस के अनुसार लोकतांत्रिक शासन का संचालन राजनीतिक दलों के अभाव में संभव नहीं है। तो मैकाइवर के शब्दों में राजनीतिक दल एक ऐसा समुदाय है कि जो किसी ऐसे सिद्धांत अथवा ऐसी नीति के समर्थन के लिए संगठित हुआ है जिसे वह वैधानिक साधनों से सरकार का आधार बनाना चाहता है। अब हम देखेंगे सबसे पहले राजनीतिक दलों की विशेषताएं जानेंगे। राजनीतिक दल की संरचना में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे अन्य समूह से अलग करती हैं। पहला, राजनीतिक दल ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक नेतृत्व की प्राप्ति होता है। इसमें दल का नेता संगठित अल्पतंत्र कार्यकारिणी द्वारा शक्ति अथियाने का पूरा प्रयत्न करता है। दूसरा, सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को लेकर उप संरचनाएं एवं समितियां होती हैं जो भौगोलिक सीमाओं, सामाजिक समग्रताओं के आधार पर होती है। दल में कई परस्पर विरोधी समूह किसी उद्देश्य या राजनीतिक विचारधारा को लेकर साथ जुड़े रहते हैं। तीसरा, हर राजनीतिक दल में अल्पतंत्र होता है। प्रथम अवस्था में शक्ति का केंद्रीकरण कुछ अनुभवी नेताओं के हाथ में होता है जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, जबकि दूसरी अवस्था में दल का संगठन एक विशेष स्थिरीकरण व्यवस्था में विभाजित होता है और हर स्तर पर कुछ स्वायत्तताएं पाई जाती हैं। दल में सदस्यता निरंतर बनी रहती है। एक सदस्य दूसरे सदस्य को दल की गतिविधियों की जानकारी देते रहते हैं। नए सदस्यों के लिए दल में सदस्यता के द्वार हमेशा खुले रहते हैं। यही एक खुली संरचना होती है। कुछ लोग दल के सदस्य इसलिए होते हैं कि उन्हें समाज में उसके कारण एक विशेष स्थान मिल जाता है। उपयुक्त लक्षणों के द्वारा राजनीतिक दल को अन्य संगठन से भिन्न करके देख सकते हैं। राजनीतिक दल का संगठन समाज की 2 विशेषताओं के द्वारा पाया जाता है। राजनीति शक्ति का आधार वोट है, अर्थात सरकार का निर्धारण मत प्रणाली से किया जाता है। दूसरा, विभिन्न समूहों में शक्ति के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है और अर्थात राजनीतिक शक्ति को सत्ता हथियाने के लिए परस्पर होड़ रही होती है। अब हम राजनीतिक दलों की संरचना देखेंगे। मोरिस डुअर्जर ने राजनीतिक दल के सामाजिक संगठन का महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इन्होंने दल के संगठन को 4 सूत्रीय वर्गीकरण के द्वारा समझाने का प्रयास किया है और ये वर्ग इस प्रकार है। पहला है समिति या कॉक्स, शाखा जो ब्रांच के, कोष्टक सेल, नागरिक सेना जैसे मिलिशिया। कॉक्स दलों के जाने पहचाने लोगों का एक लघु समूह कहा जा सकता है जो न अपने विस्तार और न ही अपनी वृद्धि में रुचि रखता है। वास्तव में एक
ऐसा बंद समूह है जिसकी प्रकृति अर्धस्थायी होती है। केवल चुनाव के समय ही कॉक्स अधिक सक्रिय होता है तथा चुनाव के बीच के समय में यह निष्क्रिय रहता है। इसके सदस्यों की न्यून संख्या इसकी शक्ति का माप नहीं है, क्योंकि इसके सदस्यों का व्यक्तिगत प्रभाव, शक्ति एवं क्षमता उनकी संख्या में से काफ़ी अधिक होती है। अतः इसके ख्याति प्राप्त सदस्यों की संख्या की अपेक्षा उनका प्रभाव और क्षमता अधिक महत्वपूर्ण है। डुवर्जन ने फ्रांसीसी रेड किल पार्टी और 1918 से पूर्व की ब्रिटिश लेबर पार्टी को इसका उदाहरण बताया। मताधिकार के विस्तार के साथ कॉक्स प्रकार के दल का ह्रास हो जाता है। उन्होंने दूसरी संरचना बताई थी शाखा, ब्रांच दल। पश्चिमी यूरोप में मताधिकार के विस्तार का परिणाम है। इसका संबंध जनता से होता है तथा कॉक्स की तरह ये बंद समूह नहीं है, क्योंकि इसमें गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। अतः ये अधिक से अधिक सदस्यों की भर्ती में सदैव रुचि रखता है। इनकी राजनीतिक सक्रियता केवल चुनाव तक सीमित नहीं होती है, अपितु निरंतर चलती रहती है। ब्रांच कॉक्स की अपेक्षा एक बड़ा समूह है, इसलिए इसका संगठन अधिक होता है। इसमें कॉक्स की अपेक्षा अधिक एकीकरण पाया जाता है। इसमें संस्करण तथा कृत्यों का विभाजन सुस्पष्ट होता है। स्थानीय एवं संकीर्णता का भी आभास पाया जाता है। इसमें अधिकतर केंद्रीय दल संरचना होती है। प्रारंभिक इकाइयां निर्वाचन क्षेत्रों की भांति भौगोलिक आधार पर संगठित होती है। यूरोप के समाजवादी दल में ब्रांच के सभी लक्षण पाए जाते हैं। कैथोलिक अनुदारवादी दलों ने न्यून अधिक सफलतापूर्वक इसका अनुसरण किया है। जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी संगठनात्मक आधार पर इस प्रकार के दल का एक अच्छा उदाहरण है। डुवर्जर द्वारा बताया गया दल संगठन का तीसरा प्रकार कोष्ठक या सेल है, जो क्रांतिकारी साम्यवादी दलों की खोज है। ये ब्रांच की अपेक्षा काफ़ी छोटा समूह होता है। इसका आधार भौगोलिक न होकर वैश्विक होता है। वैश्विक आधार के कारण सेल किसी स्थान पर कार्य करने वाले सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांधता है। कारखाना, वर्कशॉप, दफ्तर, प्रशासन आदि इसके अंग हो सकते हैं। चूंकि सेल उन सदस्यों का समूह जो एक ही व्यवसाय में लगे होते हैं, तो जो प्रतिदिन कार्य के समय मिलते हैं, इसलिए इसके सदस्यों में दलीय एकात्मकता अधिक होती है। व्यक्तिगत सेल का अन्य सेलों से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। सेल का संगठन अनिवार्य रूप से षड्यंत्रकारी होता है। इसका निर्माण सेल इस बात का पक्का इंतजाम करता है कि एक सेल के नष्ट होने पर संपूर्ण दल संरचना संकट में पड़े, क्योंकि एक ही स्तर पर पृथक पृथक इकाइयों के बीच कोई संपर्क नहीं रहता। यह गुप्त सक्रियता के सबसे उपयुक्त माध्यम है। इसकी गुप्त सक्रियता मुख्यतः राजनीतिक होती है, सदस्यों के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है। मतों को जीतने, प्रतिनिधियों के समूहन, मतदाताओं की प्रतिनिधियों से संपर्क रखने की अपेक्षा सेल संघर्ष, प्रचार, अनुशासन को अनिवार्य गुप्त सक्रियता का एक माध्यम मानता है। इससे चुनाव जीतने की दूसरी दर्जे की महत्व की बात मानने की प्रवृत्ति होती है। प्रजातांत्रिक केंद्रवाद की धारणा दल के सभी पहलुओं पर केंद्रीकृत नियंत्रण स्थापित कर देती है, जिसके उदाहरण 1917 से पहले लेनिनवादी दल। डुवर्जर फ्रांसीसी साम्यवादी दल के सदस्यों में सेल संरचना के प्रति शत्रुभाव होने का भी संकेत करते हैं। डुवर्जर द्वारा बताया गया कि डुवर्जर दल संगठन का चौथा प्रकार मिलिशिया प्रकार का संगठन है। ये एक प्रकार की निजी सेना है, जिसके सदस्यों को सैनिक की तरह भर्ती किया जाता है। जिन्हें सैनिक संगठन की भांति अनुशासन में रहना और प्रशिक्षण लेना पड़ता है। इसकी संरचना भी सैनिक संरचना के समान होती है, अर्थात इसके सदस्य सेना की तरह टुकड़ियों, कंपनियों, बटालियनों से संगठित होते हैं। मिलिशिया सेना के अधिक्रमिक लक्षण ग्रहण कर लेती है। मिलिशिया की चुनाव और संसदीय गतिविधि में कोई रुचि नहीं होती है, क्योंकि यह प्रजातंत्रीय व्यवस्था को मजबूत करने की अपेक्षा इसे उखाड़ फेंकने के लिए एक मौलिक साधन है। जिस प्रकार सेल एक साम्यवादी खोज है, ठीक उसी प्रकार मिलिशिया क्रांतिकारियों की खोज है। हिटलर के आक्रामी सैनिक और मुसोलिनी की क्रांतिकारी मिलिशिया इस प्रकार की संरचना का उदाहरण है। इनकी और डुवर्जर ये संकेत करते हैं कि केवल मिलिशिया के आधार पर कभी भी कोई राजनीतिक दल नहीं बना है। अब हम देखते हैं दलों का वर्गीकरण। पहले हम भौगोलिक आधार पर देखते हैं। भौगोलिक आधार पर राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल, विचारधारा के आधार पर वामपंथी दल, दक्षिणपंथी दल, मध्यमार्गी दल, संख्या के आधार पर जैसे एक दलीय व्यवस्था, एक दलीय जिसमें चीन और क्यूबा है,
द्विदलीय जैसे ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका है। बहुदलीय जैसे भारत, इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। सामाजिक दलों का सामाजिक संगठन। जिस संगठित रूप में राजनीतिक दल आज हमारे सामने विद्यमान है, उस रूप में उनका इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। उनकी उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में हुई, परंतु इससे पूर्व भी मनुष्य द्वारा निर्मित कुछ संगठन शासन से प्रत्यक्ष न होने पर भी जनमत के निर्माण और मांगों को शासकों तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। आधुनिक समाज में राजनीतिक दलों का गठन विविध आधारों पर किया गया है। राजनीतिक दलों के निर्माण में मनोवैज्ञानिक आधार अर्थात मानव स्वभाव में निहित प्रवृत्तियां प्रमुख हैं। मत एक संगठन मानव स्वभाव की दो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। समान स्वभाव और मूल्यों वाले व्यक्ति संगठित होकर राजनीतिक दलों का निर्माण करते हैं, फिर उन मूल्यों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। ब्रिटिश कंजर्वेटिव दल का गठन रूढ़िवादी व्यवस्था को बनाए रखने के समर्थक व्यक्तियों के द्वारा किया गया। कुछ व्यक्ति रूढ़िवादी व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उदारवादी दलों का निर्माण करते हैं, जबकि कुछ लोग विगत युग की पुनरावृत्तियों की आकांक्षाओं के आधार पर प्रतिक्रियावादी दल का निर्माण करते हैं। मानव इतिहास में धर्म की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज भी अनेक देशों में धार्मिक नेता और पदाधिकारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं। राजनीतिक दलों के सामाजिक संगठन में धर्म प्रमुख भूमिका निभाता है। उदाहरणार्थ भारत में मुस्लिम लीग, अकाली दल, जनसंघ, हिंदू महासभा जैसे दलों के सामाजिक संगठन में धर्म की केंद्रीय भूमिका निभाता है। राजनीतिक दलों के निर्माण में क्षेत्रीयता और पारदर्शिकता भी एक प्रमुख आधार है। पारदर्शिक हितों की रक्षा के लिए तथा पारदर्शिक समस्याओं के शीघ्र निपटारे के लिए पारदर्शिक दलों का निर्माण होता है। अतः भारत में DMK, तेलंगाना प्रजा समिति, असम गण परिषद, झारखंड मुक्ति मोर्चा आदि है। राजनीतिक दल आर्थिक और वर्गीय आधार पर भी संगठित होते हैं। मार्क्स के अनुसार राजनीतिक दल और वर्गों का परस्पर राजनीतिक दल आर्थिक या वर्गीय आधार पर भी संगठित होते हैं। मार्क्स के अनुसार राजनीतिक दलों तथा वर्गों का परस्पर संबंध राज्य व राजनीतिक सिद्धांत का केंद्रीय बिंदु होता है। अनेक अन्वेषणों से हमें ये पता चलता है कि वर्गीय हित दलीय संबंधताओं और निर्वाचन की पसंद के बीच घनिष्ठ संबंध है। अधिकांश समाज में राजनीतिक दल निर्वाचन वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ब्रिटेन में श्रमिक दल, भारत में मजदूर दल, किसान यूनियन आदि हैं। जाति भारतीय समाज की आधारभूत विशेषता और भारत में राजनीतिक दलों के सामाजिक संगठन को जाति हमेशा से प्रभावित करती है। स्वतंत्रता से पूर्व जाति मुक्ति का आंदोलन राजनीतिक दलों के संगठन को प्रभावित करता है रहा है। दलित वर्ग कल्याण लीग, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जस्टिस पार्टी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। स्वतंत्रता के पश्चात निर्वाचन प्रतियोगिता में जाति राजनीतिक गतिशीलता लाने वाला प्रमुख सामाजिक आधार बन गया। जातीय संलयन और जाति विखंडन राजनीतिक प्रक्रियाओं में केंद्रीय भूमिका निभाने लगी है। सभी राजनीतिक दल जातीय गणना के आधार पर उम्मीदवारों को तय करने लगे। वर्तमान समय में जातीय आधार पर राजनीतिक दलों के गठन का प्रमुख आधार है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। दलीय संगठन में विचारधारा भी प्रमुख भूमिका निभाती है। समाजवादी, लेनिनवादी, माओवादी विचारधाराओं पर आधारित अनेक दलों का निर्माण भारतीय राजनीति की प्रमुख विशेषता रही है। अब हम देखते हैं राजनीतिक दलों के कार्य। राजनीतिक दलों के कार्य इस प्रकार हैं। पहला, राजनीतिक दल लोकमत के निर्माण का कार्य करते हैं, चुनावों में भाग लेते हैं, सरकार का निर्माण करने में भूमिका निभाते हैं, शासन सत्ता को मर्यादित करते हैं, राजनीतिक चेतना का निर्माण करते हैं, जनता और शासन के मध्य में सेतु का कार्य करते हैं, सरकार के विभिन्न विभागों में समन्वय और सामंजस्य स्थापित करते हैं। भारत में राजनीतिक प्रणाली के बारे में देखेंगे। भारत में एक बहुदलीय प्रणाली है। भारत में बहुदलीय पार्टी व्यवस्था है जिसमें छोटे क्षेत्रीय दल अधिक प्रबल हैं। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता भारतीय चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है। इस मान्यता की सहायता से राजनीतिक दल कुछ पहचानों पर अपनी स्थिति की अगली समीक्षा तक विशिष्ट स्वामित्व का दावा कर सकते हैं। भारत के संविधान के अनुसार भारत में संघीय व्यवस्था है जिसमें नई दिल्ली में केंद्र सरकार तथा विभिन्न राज्य व केंद्र शासित राज्यों के लिए राज्य सरकार है। इसलिए भारत में राष्ट्रीय व राज्य यानी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का वर्गीकरण उनके क्षेत्र में उनके प्रभाव के अनुसार किया जाता है। भारत में मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों की सूची इस प्रकार है। यदि उनके लिए कुछ शर्तें हैं। यदि कोई पंजीकृत दल निम्न शर्तों में से कोई एक शर्त पूरी करता है तो उसे राष्ट्रीय स्तर की मान्यता भारतीय चुनाव आयोग देता है। कोई पंजीकृत दल 3 विभिन्न राज्यों में से कम लोकसभा की कुल सीटों की 2 सीटें हासिल की हो, कोई दल लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 3% मत पाए हों
लोकसभा में कम से कम उसने 4 सीटें हासिल की हो, किसी भी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तर की मान्यता हो। 2 सितंबर 2016 को भारतीय चुनाव आयोग की अधिसूचना के अनुसार भारत में निम्न राष्ट्रीय दलों को मान्यता प्राप्त है, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका चुनाव चिन्ह हाथ है, भारतीय जनता पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह कमल है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिसका बाल और हंसिया है सिंबल, और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जिसका चुनाव चिन्ह हथौड़ा, हंसिया और सितारा है, बहुजन समाज पार्टी जो हाथी है असम राज्य को छोड़कर, और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी इसका गढ़ी है, भारतीय तृणमूल कांग्रेस जिसका फूल और काश है। भारत में विविध पार्टियों वाली राजनीतिक प्रणाली है। 13 अप्रैल 2018 तक भारत में राजनीतिक दलों को 3 समूह, राष्ट्रीय दल जिनकी संख्या 7, क्षेत्रीय दल जिनकी संख्या 24 और मान्यता प्राप्त दलों की संख्या 2044 के रूप में बांटा गया। सभी राजनीतिक दल जो स्थानीय स्तर, राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं, उनका भारतीय निर्वाचन आयोग में पंजीकृत होना आवश्यक है। एक मान्यता प्राप्त पार्टी का अपना चुनाव चिन्ह होता है, उसे टीवी, रेडियो के माध्यम से अपनी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। निर्वाचन आयोग चुनाव की तारीख के संबंध में राष्ट्रीय पार्टियों से विचार विमर्श करता है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संचालन के लिए सहयोग प्राप्त करता है। अब देखते हैं राज्य दल या पार्टियां। वे दल जिनके पास एक राज्य में पर्याप्त वोट या सीटें हों, उन्हें चुनाव आयोग द्वारा राज्य पार्टी के रूप में अधिकृत किया जा सकता है। संबंधित राज्य में राज्य दल के रूप में मान्यता मिलने से दल को एक विशेष चुनाव चिन्ह आरक्षित करने का विकल्प मिल सकता है। एक पार्टी को एक या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो सकती है। 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त पार्टी को स्वतः ही एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो जाती है। राज्य स्तर की मान्यता के लिए चुनाव आयोग में पंजीकृत दल को निम्न में से किसी एक शर्त को पूरा करना होता है। दल को विधानसभा चुनाव में कम से कम कुल सीटों की 3% सीटें हैं, 3 सीटें इनमें से जो भी अधिक हो प्राप्त करना हो। दल को राज्य में निर्धारित लोकसभा सीटों में प्रत्येक 25 सीटों पर एक या कम से कम एक या उससे अंश पर जो राज्यों में निर्धारित हो। दल को लोकसभा विधानसभा के चुनाव में वैध मतों का कम से कम 6% मत प्राप्त हों तथा लोकसभा में कम से कम 1 सीट और विधानसभा में 2 सीटें विजय प्राप्त की हों। यदि दल ने लोकसभा विधानसभा में कोई सीट न जीती हो, लेकिन यदि उसने लोकसभा विधानसभा चुनाव में वैध मतों का 8% मत हासिल कर लिए हों, तो वह राज्य स्तरीय दल के रूप में उसको मान्यता प्राप्त हो जाती है।